नागौर की सीट पर जनता ने किसे वोट किया होगा, ये सवाल कुछ इस तरह का है कि नागौर शहर के हर गली चौराहे, चाय की दुकानों व चौपालों पे इस बात की चर्चा चल रही है और कौन सा नेता कितने वोट लेने पर वो जीत की तरफ बढ़ जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कारण ये है कि बीजेपी से ज्योति मिर्धा, कांग्रेस से हरेंद्र मिर्धा के बीच जो टक्कर है वो बड़ी कड़ी व महीन मानी जा रही है। हबीबुर रहमान ने सारे नेताओं के राजनीतिक समीकरण बिगाड़ कर रख दिए, इसमें भी अब कोई दो राय नहीं बचा है। सवाल ये भी है कि हबीबुर रहमान ने कितने वोट लिए होंगे। अब इस बात की चर्चा चल रही है कि निर्दलीय हबीबुर रहमान जितने अधिक वोट लेंगे उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो ये सामान्य सी बात है, हबीबुर रहमान मुस्लिम वर्ग से आते हैं और उन्हें अगर मुस्लिम वर्ग अधिक वोट देता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। लेकिन ये नुकसान कितना है, कम नुकसान है, ज्यादा नुकसान है, या इसकी नुकसान की भरपाई करने में कांग्रेस दूसरी जगह कामयाब हुई है क्या, ये बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या बीजेपी इस भरोसे कि हबीबुर रहमान अच्छे खासे वोट लेंगे, केवल इसी भरोसे चल रही थी क्या? ऐसा नहीं है। हर पार्टी अपनी अपनी दौड़ भाग कई तरीके से करती है। हर नेता के पास, हर प्रत्याशी के पास अपने 2-3 प्लान तो होते ही है। ठीक इसी तरह की गणित नागौर विधानसभा की इस बार रही। नागौर विधानसभा में जो वोट का मामला है उसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी। नागौर विधानसभा में 2,70,318 वोट है और ये वोट जो है, इन वोटों में से 1,85,907 वोट पड़े हैं। और अगर हबीबुर रहमान ने 30,000 से अधिक वोट ले लिए तो फिर ये मान के चलिए कि जिस नेता को 80,000 से ज्यादा वोट मिल गए वो इस चुनाव को निकाल लेगा, चाहे ज्योति मिर्धा को मिले चाहे हरेंद्र मिर्धा को मिले। और ये तब है जब हबीबुर रहमान जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो 30,000 से अधिक वोट लेते हैं। ये राजनीतिक गणित मोटा मोटी लग रही है। अब किस क्षेत्र से कितने वोट किसे मिल रहे हैं इसके बारे में ठीक ठीक आंकलन नहीं किया जा सकता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। श्री बालाजी से लेकर गोगेलाव तक के कई ऐसे गांव हैं जहां एक पार्टी भारी पड़ रही है, तो कई गांव ऐसे भी है जहां दूसरी पार्टी काफी भारी पड़ रही है। और इन दोनों के बीच हर दूसरे गांव से या हर एक गांव से हबीबुर रहमान थोड़े थोड़े वोट ले भी रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी गांव से हबीबुर रहमान को वोट नहीं मिल रहा। अब तक का जो अनुमान है उससे यही लग रहा है कि हबीबुर रहमान ने टुकड़ों में हर गांव से वोट ले लिए। ये अब तक का जो सिनेरियो है उससे यही बात जाहिर हो रही है। फिर बात आती है नागौर शहर की, तो नागौर शहर के मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किस तरीके से किया होगा, इस पर सबकी नजर हमेशा ही रहती है, इस बार भी है। मुस्लिम मतदाता ने क्या कांग्रेस को वोट डाले हैं या फिर निर्दलीय हबीबुर रहमान को, इसे लेकर जब ज्यादा जोर देकर पता करते हैं तो ये मालूम चलता है कि ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ ही रहा। इसमें कोई ज्यादा शंका दिख नहीं रही है। जो मुस्लिम वोटर जो बोलते हैं कि हमने ये वोट डाल दिया या इनको डाल दिया, वो यही कहते हैं कि हमने कांग्रेस को वोट डाला है। लेकिन बासनी, कुमारी, दुकोसी, इन गांवों के वोटर चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी का मतलब समझिए, चुप्पी वही साधे रखता है जिसने अपने वोट का प्रयोग अलग तरीके से किया है। तो इससे समझा जा सकता है कि बासनी, कुमारी व दुकोसी के वोटरों ने ज्यादा किस तरफ वोट डाले होंगे। अब बात आती है शहर के दूसरे वर्गों की वोट की। तो शहर के जो दूसरे वर्ग है जिसमें अलग अलग समाज आते हैं, माली समाज के दो, ब्राह्मण, बनिए, हिंदू, तेली, ये तमाम प्रकार का जो वोट बैंक है वो हमेशा की तरह इस बार भी उधर ही है जिस पिछली बार जहां था। ज्यादा उसमें फेरबदल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पार्टी लाइन होती है, एक विचारधारा होती है, उसी अनुसार वोट बैंक पड़ता है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक जाति पूरी तरीके से एक ही पार्टी को वोट देती है। कुछ वोट दूसरी पार्टी को भी मिलते हैं, हो सकता है कि कुछ वोट निर्दलीय को भी मिल जाए। तो ये राजनीतिक गणित नागौर विधानसभा की है और इस तरह की बातें चल रही है कि कह सकते हैं कि जो नेताओं के आसपास रहने वाले लोग हैं वो ऐसे ऐसे समीकरण बता रहे हैं कि जिससे कह सकते हैं कि सारा गुड़ गोबर हो चुका है। हालात ये है कि इस चौराहे
पर जाओ तो कोई बीजेपी को जिता रहा है, दूसरे चौराहे पर जाओ तो कांग्रेस को जिता रहे। सबके पास अपनी गणित है। कोई कह रहा है कि जाट समाज ने इतना प्रतिशत वोट इसे दे दिया, कोई कह रहा है इतना प्रतिशत इसे दे दिया। सबसे ज्यादा लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जाट समाज के ज्यादा वोट हरेंद्र मिर्धा को मिले। अब कितने मिले ये तो ठीक ठीक आंकलन जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन भी नहीं हो पाएगा। फिर बूथवार लोग देखेंगे कि इस बूथ पर किस जाति के वोटर ज्यादा है, उससे थोड़ा बहुत आंकलन मोटा मोटी हो जाएगा। नागौर का बड़ा ही महीन चुनाव हो गया है। ठीक ठीक किसी चीज का आंकलन नहीं किया जा सकता। एससी के वोटों ने किधर वोट दिया होगा, क्या हमेशा की तरह कांग्रेस को ही वोट दिया है या फिर उन्होंने कुछ और चीज सोची है। जो हनुमान बेनीवाल ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो आरएलपी ने किस तरीके से हरेंद्र मिर्धा के समर्थन में पोलिंग कराई होगी, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आरएलपी खुलेआम नागौर में हरेंद्र मिर्धा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे आरएलपी के लोग। तो ये तो स्पष्ट है कि आरएलपी इस बार नागौर में हरेंद्र मिर्धा को जिताने के लिए भरपूर जतन कर चुकी है। लेकिन जतन का रिजल्ट क्या रहा, जो जतन आरएलपी ने यहाँ किया उसका फायदा कितना हरेंद्र मिर्धा को मिला है, ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। तो नागौर की सीट पर कई तरह की चीजें हैं। मुस्लिम मतदाताओं ने क्या किया होगा, बासनी कुमारी डुकोसी के मुस्लिम मतदाता किधर रहे होंगे, क्योंकि वो बोल नहीं रहे। नागौर शहर के मुस्लिम मतदाता बोल रहे हैं, तो पता है कि उन्होंने ज्यादातर हरेंद्र मिर्धा को वोट किया होगा, ये अनुमान लगाया जा सकता है। जो थली बेल्ट है जिसमें आप पीपासर, चिल्ला, सेवड़ी, सतेरण, ऊंटवालिया, मकोड़ी, अड़ाई, थलांजू, कालड़ी, इन सारे गांवों को ले लो तो यहाँ कुछ इस तरह की खिचड़ी हो रखी है कि ठीक ठीक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा नेता वहां आगे रहने वाला है। तो ये चीज हो रखी है। इसके अलावा जाट समाज ने ज्यादा पोलिंग ज्योति मिर्धा की तरफ की है या हरेंद्र मिर्धा की तरफ की है, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता। ठीक ठीक ज्यादा लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा वोट हरेंद्र मिर्धा को पड़े हैं। और आरएलपी का यहाँ कितना वोट बैंक है इसका ठीक ठीक अनुमान भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब शमशेर खोकर खड़े हुए थे तो उन्होंने कोई ज्यादा वोट नहीं लिए थे। लेकिन 5 साल को जो टाइम पीरियड है उसमें आरएलपी का वोट बैंक कुछ यहाँ बड़ा भी होगा। आरएलपी ने यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो फिर आरएलपी के जो वोट है वो कितने हरेंद्र मिर्धा को मिले होंगे। ये सारी परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि ठीक ठीक आंकलन करना बड़ा नागौर सीट का मुश्किल है, क्योंकि सारे समीकरण यहाँ गड़बड़ा चुके हैं। सारी गणित इस तरह की है कि एक पार्टी के जो समर्थक है वो कैसी बात करते हैं, दूसरी पार्टी के समर्थक दूसरी बात करते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने यहाँ के चुनाव में कितनी रुचि ली होगी ये भी मायने रखेगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। धीरे धीरे चीजें रोजाना स्पष्ट हो रही है। कल कुछ और समीकरण थे, आज कुछ चीजें और स्पष्ट हुई है। पता चल रहा है कि कौन सी जाति किस तरफ वोट दे रही थी। तो हो सकता है कि 2-3 दिन में सारा समीकरण एकदम सामने आ जाए और 3 तारीख को तो स्पष्ट चीजें होगी ही।